कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है भारत के गवर्नर जनरल की इतनी लंबी लिस्ट और उनके काम याद रखना। इतने सारे नाम, इतने सारे सुधार, सब कुछ आप जानते हैं आपस में मिक्स हो जाता है ना। बिल्कुल। जैसे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था और फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, सती प्रथा कांड किसके टाइम में हुआ। ये वो सवाल हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और यहीं पर गलतियां होती हैं। तो आज के इस सेशन में हम इसी उलझन को हमेशा के लिए सुलझा देंगे। हम एक बहुत ही आसान ट्रिक से शुरुआत करेंगे और फिर एक एक करके हर महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और उनके सबसे बड़े योगदान को गहराई से समझेंगे। अंत तक ये सभी नाम आपको एक कहानी की तरह याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे जिसका सामना लगभग हर स्टूडेंट करता है। समझिए, हम इतिहास के इस मुश्किल से दिखने वाले कोड को क्रैक करने वाले हैं। यही वो सवाल है जो अक्सर हमारे मन में आता है ना? कि भाई हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार, कॉर्नवालिस के प्रशासनिक बदलाव और बेंटिंग के सामाजिक सुधार, इनके बीच का अंतर कैसे याद रखें? ये बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हमारे पास इसका एक बहुत ही सिंपल सा हल है। और ये रहा वो हल, हमारी मास्टर की हेक और वे बेंडल के। बस ये एक छोटा सा वाक्य है, सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर यह बहुत पावरफुल है। इस सेशन के अंत तक आप देखेंगे कि कैसे ये छोटा सा फ्रेज आपको ऐतिहासिक जानकारी का एक पूरा खजाना खोलने में मदद करेगा और हर गवर्नर जनरल अपनी सही जगह पर आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिक को डिकोड करना शुरू करते हैं। हम पहले दो शब्दों से शुरू करेंगे, है और कॉर। ये दो लोग, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक और न्यायिक इमारत की नींव रखी। तो हमारी ट्रिक का पहला अक्षर हे का मतलब है वॉरेन हेस्टिंग्स, इस पूरी लिस्ट के पहले और सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक। बिल्कुल सही। देखिए, हेस्टिंग्स को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अपॉइंट किया गया था। ये एक्ट दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद का पहला बड़ा कदम था। इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर का टाइटल बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया और हेस्टिंग्स इस पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति बने। हेस्टिंग्स ने कई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए। उन्होंने जुडिशियल सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। हर जिले में एक दीवानी अदालत, मतलब सिविल मामलों के लिए, और एक फौजदारी अदालत, क्रिमिनल मामलों के लिए बनवाई। ये उस समय एक बड़ा कदम था। हालांकि उनका कार्यकाल काफी विवादों में भी रहा और इंग्लैंड लौटने पर उन्हें अपने कामों के लिए महाभियोग का भी सामना करना पड़ा, जो कि पार्लियामेंट की एक बहुत गंभीर जांच होती है। तो एग्जाम के लिए एक टिप यहाँ पर यह है कि हेस्टिंग्स की नियुक्ति 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था और किस एक्ट के तहत बना, तो इसे जरूर याद रखें। चलिए अब ट्रिक के अगले हिस्से पर आते हैं, कॉर, जिसका मतलब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर हेस्टिंग्स ने नींव रखी थी तो कह सकते हैं कि कॉर्नवालिस ने उस नींव पर एक मजबूत ढांचा खड़ा किया। एकदम सही कहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को एक परमानेंट और ऑर्गेनाइज्ड रूप देने का क्रेडिट दिया जाता है। उनका सबसे फेमस और शायद सबसे विवादास्पद सुधार जमीन के रेवेन्यू से जुड़ा था। ये था स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 में लागू किया गया। इस सिस्टम के तहत जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया और उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिश सरकार को रेवेन्यू के तौर पर देना होता था, जो हमेशा के लिए तय कर दिया गया था। लेकिन ऐसा किया क्यों गया था? इसका असल मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था कंपनी के लिए एक स्टेबल और फिक्स्ड इनकम पक्की करना, ताकि रेवेन्यू में बार बार होने वाले उतार चढ़ाव का रिस्क खत्म हो जाए। लेकिन इसका किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ा। जमींदार उनसे मनमाना लगान वसूलते थे और अगर कोई किसान लगान नहीं चुका पाता तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी, जिससे किसान पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डूबते चले गए। परमानेंट सेटलमेंट के अलावा कॉर्नवालिस ने प्रशासन की पूरी मशीनरी को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने सिविल सर्विसेज में मेरिट को बेस बनाया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कानूनों को कॉर्नवालिस कोड के नाम से एक जगह इकट्ठा किया और एक सिस्टमैटिक पुलिस सिस्टम की भी स्थापना की। ये तीनों सुधार मिलकर ब्रिटिश राज के वो मजबूत स्तंभ बने जिन्होंने दशकों तक भारत पर उनकी पकड़ को बनाए रखा। बहुत बढ़िया। अब हम अपनी ट्रिक के अगले दो नामों की तरफ चलते हैं, वे और बेन।
अब हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ सुधारों तक ही नहीं रुका, बल्कि उसने आक्रामक रूप से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साथ ही भारतीय समाज में गहरे बदलाव लाने की भी कोशिश की। तो वेग का मतलब है लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली का नाम सीधे तौर पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की अग्रेसिव पॉलिसी से जुड़ा है। उनका मुख्य हथियार एक बहुत ही चालाक डिप्लोमेटिक सिस्टम था, जो दोस्ती की आड़ में राज्यों की आज़ादी छीन लेता था। ये सिस्टम था सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। इसके तहत भारतीय शासक अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस का कंट्रोल अंग्रेजों को सौंप देते थे। बदले में कंपनी उनकी बाहरी हमलों से रक्षा करने का वादा करती थी, लेकिन इस सुरक्षा की कीमत बहुत बड़ी थी, उनकी अपनी आज़ादी और संप्रभुता। क्या इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? किन किन राज्यों ने इस पर साइन किया था? हाँ बिल्कुल, हैदराबाद के निजाम इस संधि को स्वीकार करने वाले सबसे पहले शासकों में से थे। उनके बाद अवध, मैसूर और कई दूसरे राजपूत राज्यों ने भी इसे स्वीकार कर लिया। नतीजा, बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े ही भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा असरदार तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। अब आते हैं बेन पे, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर वेलेस्ली साम्राज्य के विस्तार के लिए जाने जाते हैं तो बेंटिंग को एक क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने भारतीय समाज की कुछ सबसे गहरी और पुरानी कुप्रथाओं पर सीधा प्रहार किया। बेंटिंग का कार्यकाल सच में सोशल रिफॉर्म्स के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। उनका सबसे महत्वपूर्ण और साहसी कदम था 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन। इसके अलावा उन्होंने ठगों के गिरोहों का कामयाबी से दमन किया और मैकाले की सिफारिशों के आधार पर भारत में हायर एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश को बनाने का रास्ता साफ किया। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सती प्रथा के उन्मूलन का साल 1829 अक्सर पूछा जाता है, और ये भी याद रखना जरूरी है कि इस सुधार में अकेले बेंटिंग का ही हाथ नहीं था। राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय समाज सुधारकों ने इसके लिए एक लंबा और साहसी अभियान चलाया था, जिसने इस कानून के लिए जमीन तैयार की। अब हम अपनी ट्रिक के आखिरी दो नामों पर पहुंच गए हैं, डल और खे। ये वो विस्फोटक दौर था जब बदलाव की रफ्तार बहुत तेज हो गई और ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने भारत में कंपनी शासन के अंत की कहानी लिख दी। डल से हैं लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की विरासत एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ उन्होंने रेलवे और टेलीग्राफ से भारत का आधुनिकीकरण किया, तो दूसरी तरफ उनकी विलय की आक्रामक नीतियों ने भारतीय शासकों के मन में असंतोष की आग को भड़का दिया। डलहौजी की मुख्य विलय नीति थी व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक बहुत ही विवादास्पद पॉलिसी थी। इसके अनुसार अगर किसी शासक का कोई अपना बेटा या स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। भारतीय शासकों ने इससे अपने राज्य को हड़पने का एक बहाना माना। इस नीति से कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? ये सवाल एग्जाम्स में अक्सर आता है। हाँ, इसके तहत कई बड़े राज्यों का विलय कर लिया गया, जिनमें सतारा, झांसी और नागपुर शामिल थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो प्रसिद्ध विद्रोह था वो इसी नीति का सीधा नतीजा था और 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण भी बना। विलय की नीति के साथ साथ डलहौजी ने भारत में कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की भी शुरुआत की। 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, टेलीग्राफ और एक पोस्टल सिस्टम शुरू किया गया। इन सब का एक फौरी रणनीतिक महत्व था। इनसे सेना और सूचना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था, जिससे ब्रिटिश कंट्रोल और मजबूत हुआ। सही बात है, लेकिन इन सुधारों का भारत पर एक बहुत गहरा और लॉन्ग टर्म असर भी पड़ा। इन रेल लाइनों और डाक व्यवस्था ने अनजाने में ही सही भारत को एक दूसरे से जोड़ा और भविष्य के भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी, जिसने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब ट्रिक का अंतिम अक्षर कै, जो है लॉर्ड कैनिंग के लिए। कैनिंग ने भारतीय इतिहास के सबसे अशांत और निर्णायक मोड़ों में से एक का सामना किया। उनके कार्यकाल में 1857 की क्रांति का वो भूचाल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो घटना थी 1857 का महाविद्रोह। कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे जब ये विद्रोह हुआ। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को सीधा दखल देने और भारत का शासन अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल, विद्रोह के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पुराने शासन को खत्म कर दिया और भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। इसी के साथ गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर वाइसराय कर दिया गया, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होता था। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय बने। वो एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत के प्रतीक हैं।
ये सेक्शन एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय, इन 3 टाइटल्स के बीच के फर्क को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है और मार्क्स कट जाते हैं। चलिए आज इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत हुई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना। फिर 60 साल बाद 1833 के चार्टर एक्ट के साथ इस पद की पावर को बढ़ाया गया और इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस टाइटल को होल्ड करने वाले पहले व्यक्ति बने। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये पूरे ब्रिटिश भारत पर पावर को सेंट्रलाइज करने का प्रतीक था। और फिर आखिरी और सबसे बड़ा बदलाव आया 1857 के विद्रोह के बाद। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया। वायसराय का मतलब ही था रॉयल व्यक्ति का प्रतिनिधि, जो सीधे ब्रिटिश महारानी या महाराजा को रिपोर्ट करता था। और जैसा हमने डिस्कस किया, लॉर्ड कैनिंग ने ये दोनों ही टाइटल होल्ड किए, जो एक युग के अंत और एक नए डायरेक्ट शाही शासन की शुरुआत का प्रतीक है। चलिए, हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में कवर कर लिया है। अब समय है एक क्विक और इफेक्टिव रीकैप का, जो खास तौर पर एग्जाम से ठीक पहले सब कुछ पक्का करने के लिए बनाया गया है। चलिए इसे एक बार फिर से दोहराते हैं। हे, वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। कॉर्ग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवा। वे, लॉर्ड विलेजली, सहायक संधि प्रणाली। बेन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के पहले गवर्नर जनरल और सती प्रथा का उन्मूलन। डल, लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और रेलवे। और कै, लॉर्ड कैनिंग, 1857 का विद्रोह और भारत के पहले वाइसराय। तो इस पूरे डिस्कशन को हम एक विचार करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपको क्या लगता है, किस सुधार का भारत के भविष्य पर सबसे गहरा और स्थायी असर पड़ा? क्या वो कॉर्नवालिस की बनाई नौकरशाही थी, बेंटिंग के सामाजिक सुधार थे, या फिर डलहौजी की शुरू की गई रेलवे और टेलीग्राफ लाइनें थीं? इस ऐतिहासिक दौर की जटिल विरासत के बारे में सोचना और अपनी एक राय बनाना बहुत जरूरी है।